हम पढ़ लिए थे विभवांतर के बारे में, विभव के बारे में, विभव स्रोत के बारे में, वोल्ट मीटर के बारे में, विद्युत वाहक बल के बारे में, इन सब के बारे में हमने देखा था। उसके बाद में देखा था हमने विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है यह भी हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे विद्युत धारा का जो स्रोत होता है वो, और विद्युत धारा को किससे मापते हैं, एमीटर से। किससे मापते हैं, एमीटर से। तो ये चीज देखेंगे आज हम। फिर देखेंगे विद्युत धारा के प्रभाव, कौन कौन से प्रभाव होते हैं उनके बारे में देखेंगे। और फिर उसके बाद में कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे जिनका नाम आप पहली बार सुनोगे, अच्छे पॉइंट आएंगे अपने पास। तो पॉइंट अपने पास एक तो विद्युत स्रोत, पॉइंट विद्युत स्रोत कह सकते हैं, पूरा ही लिख लो चलो आप। विद्युत धारा स्रोत न, विद्युत धारा स्रोत क्या कह सकते हैं इसे, करंट सोर्स। ठीक है, इस साइड ले लेते हैं एमीटर। देखो ध्यान से, कल पढ़ाया था आपको, इसका कार्य क्या होता है भाई, जो लोड होता है अपने पास उसको अगर वोल्टेज स्रोत होगा तो क्या सप्लाई देगा, विभव की सप्लाई जितना हो सके उतनी विभव देगा। ये अगर यहाँ पे विद्युत धारा स्रोत है तो धारा स्रोत का मतलब ये होता है कि जितना हो सके मैं उतना प्रदान करवाऊं। तो इसका कार्य अगर पूछे हमसे तो कार्य क्या हो गया, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक लोड को विद्युत धारा प्रदान करना, यही होता है भाई। अधिक से अधिक लोड को क्या प्रदान करना, विद्युत धारा। अब देखो ध्यान से, जो वोल्टेज था अपने पास, विभव स्रोत था, उसके लिए क्या लेते हैं, प्लस और माइनस। क्या लेते हैं, प्लस और माइनस। इसके लिए लेंगे हम एरो का निशान। किसका लेंगे भाई, एरो का निशान। ये दर्शाएगा ये, यहां पे हमने देखा था कल, क्या बोल सकते हैं इसे, लोड। अगर लोड ऑप्शन में नहीं है तो नेटवर्क, ये कह सकते हैं। अब यहां पे देखो, आपको पता हो तो इसकी जो प्रतिरोध लगाएंगे हम, जिसे कौन सा प्रतिरोध बोलेंगे, स्रोत प्रतिरोध, ये लगाते हैं समांतर क्रम में। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, जिसे क्या बोलेंगे, आर एस, स्रोत का प्रतिरोध। क्या बोलेंगे, स्रोत का प्रतिरोध। 1 मिनट सब याद रखोगे मेरे साथ। प्रतिरोध होता है भाई, अभी आ रहा थोड़ी देर बाद में। प्रतिरोध के बारे में इतना याद रखोगे, धारा के मार्ग में अवरोध, धारा के मार्ग में क्या होता है, अवरोध, उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध। अगर
अवरोध ज्यादा रहेगा तो धारा क्या रहेगी, कम रहेगी कि नहीं रहेगी भाई। इसको मैं आगे नाम दूंगा रुकावट। क्या नाम दूंगा, रुकावट। अगर रुकावट ज्यादा रहेगी तो गाड़ी धीरे चलेगी कि नहीं चलेगी भाई। रख लोगे इतना सा याद, काम हो जाएगा इससे। प्रतिरोध क्या होती है, एक रुकावट। क्या होती है, रुकावट। ये आपका रास्ता है, यहां से आप जा रहे हो। अगर यहां पे रुकावट ज्यादा है, यूं है, तो आपको चलने में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी भाई। अगर ये रुकावट का मान कम है, बहुत कम है रुकावट, अब आप चल रहे हो तो आपको चलने में दिक्कत नहीं होगी भाई। तो रुकावट विद्युत धारा के क्या हो गई, व्युत्क्रम। इतना सा याद रखना अभी आपको। अब देखो, ये विद्युत धारा यहां से चली, यूं आ रही है भाई, तो विद्युत धारा किस साइड ज्यादा जानी चाहिए, लोड की साइड। क्योंकि स्रोत का कार्य क्या होता है, ज्यादा विद्युत धारा लोड की तरफ भेजना, यही होता है कार्य भाई। तो विद्युत धारा किसकी साइड ज्यादा आनी चाहिए, लोड की साइड। अब यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे रुकावट कम करूंगा, अगर यहां पे रुकावट कम करूंगा और ये धारा यहां से आ रही है, तो इसको लगेगा यार एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है अपने पास। तो अगर इसकी रुकावट कम है तो ये इस साइड जाने का प्रयास करेगी। इस साइड मान लो लोड का प्रतिरोध ज्यादा है तो इस साइड आने का प्रयास नहीं करेगी। तो क्या होना चाहिए, यहां पे रुकावट का मान क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, अधिक होना चाहिए। ये देखो, ये विद्युत धारा आई, यहां से आई, इधर रुकावट का मान ज्यादा है, इसने कोशिश की इधर घुसने की, यूं ऐसे। जैसे यहां पे रुकावट का मान ज्यादा हुआ तो ये किस साइड चलना प्रारंभ कर दी, लोड की तरफ। किस साइड, लोड की तरफ। तो अब पूछे अपने से भाई, इधर तो आनी नहीं चाहिए एक तरह से देखा जाए तो इधर रुकावट का मान क्या होना चाहिए, अधिक। आर का मान क्या होना चाहिए भाई, अधिक होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन बनेगा यहां से, एक धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ज्यादा। पहला क्वेश्चन क्लियर करो। एक धारा, एक धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। सही है भाई, यहां तक समझ में आया। ये उच्च होना चाहिए, कंडीशन आदर्श पूछ ले। कौन सी पूछ ले, आदर्श पूछ ले तो क्या होना चाहिए, अनंत। या क्या कहोगे आप, बहुत अधिक, बहुत अधिक। एग्जामिनर यहां से रुकने वाला नहीं है और पूछेगा वो, और ये पूछ लेगा अपने से, एक धारा स्रोत में, एक धारा स्रोत में स्रोत जो प्रतिरोध होता है उसका मार्ग होना चाहिए। तो पहली बात तो आप ये बता दोगे, उच्च प्रतिरोधी, अनंत प्रतिरोधी। अब आप एक चीज पढ़ोगे कि ये कोई पाइप आपके पास, ये क्या है, पाइप है, इसमें से पानी आ रहा है। अभी क्या आ रहा है भाई, पानी। आराम से समझना आपको। अगर मैं यहां पे कोई वाल लगा हुआ है, यूं, इसको मैं खोलता हूं तो पानी यहां से गिरता है यूं, और मैं इसको घुमा कर यूं बंद कर देता हूं ऐसे, तो ये रुक जाता है पानी। तो यहां पे आपने क्या किया, रुकावट का मान क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया भाई। तो इसको देखो, रुकावट का मान ज्यादा होता है, एक आप पढ़ोगे ओसी और एक पढ़ोगे ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट में विद्युत का प्रवाह होता है क्या,
नहीं होता है। इसमें विद्युत का प्रवाह होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? रुकावट क्या होती है? ज्यादा। तो मैं कहूं आपसे, इस ये पूरा खुला ही होना चाहिए भाई, एक तरह से देखा जाए तो। इधर तो विद्युत धारा आनी नहीं चाहिए, तो इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा। और बहुत ज्यादा किसका होता है? ओपन सर्किट का। क्या होना चाहिए? ओपन सर्किट का। तो क्वेश्चन पूछ ले, धारा स्रोत का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। आदर्श पूछ ले तो क्या होना चाहिए? अनंत या बहुत ज्यादा। परिपथ कौन सा होना चाहिए? ये खुला परिपथ हो जाना चाहिए भाई, कंडीशन देखी जाए तो। वैसे होता नहीं है, प्रतिरोध तो होता है इसका भाई, स्रोत का भी कुछ प्रतिरोध होता है। ये तो है नहीं कि बिल्कुल भी ये यहाँ पे खुला हुआ होगा, लगा तो होता नहीं है। तो अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हम कह सकते हैं कौन सा परिपथ होना चाहिए? ओपन सर्किट। जिसमें क्या होगा? ओपन सर्किट में धारा का मान बिल्कुल कम, क्योंकि प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा। क्या होता है? ज्यादा। अब देखो, ये रटना नहीं है भाई आपको, यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इधर था एमीटर। क्या था? एमीटर। इसके अगर कार्य की बात करें तो क्या होता है? ये धारा को मापने वाला यंत्र। धारा को मापने वाला यंत्र सदैव कौन से होता है? परिपथ के कौन से क्रम में होता है? ये तो पढ़ रखे हो ना भाई, श्रेणी में। सामान्यतः रेंज की अगर बात करें, 0 से 5 एम्पियर। कितनी होती है? 0 से 5 एम्पियर। अगर बात करें एसी की तो मापता है RMS मान। अगर बात करें डीसी की तो मापता है AVG मान, मतलब एवरेज मान। कौन सा मान मापता है? एवरेज मान, यानी औसत मान। एसी में कौन सा मापता है? RMS मान। एसी का मान मापता है, इस कारण एसी के लिए तो बोला जाता है एसी का एमीटर। डीसी के लिए बोला जाएगा डीसी का एमीटर। एसी के एमीटर का चित्र कैसा आता है? यूं, फिर ऊपर कौन? ए। ये हो गया भाई। डीसी के लिए कौन आएगा? ऊपर ए, और ये सीधा यूं। ये किसका हो गया? डीसी का। तो ये इसके चिन्ह भी बता रहा हूं यहां पे। अब यहां पे देखो अपने पास ये क्या लग गया? धारा मापने के लिए एमीटर। क्या लग गया? एमीटर लग गया। इसमें जो प्रतिरोध लगाएंगे कौन से क्रम में लगाएंगे? श्रेणी क्रम, वो समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। ये लगा दिया यूं। सही है भाई बात। अब देखो ये क्या करेगा? धारा को मापेगा। क्या करेगा? ये एमीटर का कार्य ये रन भाई, धारा को मापने वाला। धारा को मापेगा। किसकी धारा को मापेगा? यहां पे खपत होने वाली धारा को ही मापेगा। ये प्रतिरोध कितना खपत कर रहा है। तो मेरी बात सुनो, ये इधर से धारा आई मान लो, तो इस प्रतिरोध में ज्यादा जानी चाहिए कम जानी चाहिए? ज्यादा जानी चाहिए। अगर ज्यादा जाएगी तो ज्यादा मापेगा, ये कम जाएगी तो कम मापेगी। इसमें धारा ज्यादा कब आएगी? जब आर का मान क्या हो? तब कौन ज्यादा आएगी? धारा। कौन ज्यादा आएगी भाई? धारा ज्यादा आएगी। तो आर का मान कम रहेगा, तो हम कह सकते हैं एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध होता है जो क्या होना चाहिए? कम से कम, जिससे क्या होगा? इसमें ज्यादा से ज्यादा धारा आए और उसको वो आसानी से माप सके, होना चाहिए ना ये। तो हम कह सकते हैं एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध। एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए भाई?
निम्न। क्या होना चाहिए? निम्न। क्या देख सकते हैं? कम बोल सकते हैं भाई? अगर आदर्श की बात करें, आदर्श की बात करें तो क्या होना चाहिए? शून्य। क्या होना चाहिए? शून्य। यूं लिख दो। अगर बात आए, ध्यान से देखना, बात आए उसके जैसे परिपथ की, तो क्या होना चाहिए? ओसी होना चाहिए कि ऐसी होना चाहिए? ऐसी, यानी शॉर्ट सर्किट में होगा भाई कम से कम। तो परिपथ कौन सा होना चाहिए? परिपथ एस सी। समझ रहे हो ना? शॉर्ट सर्किट किस परिपथ के बाद ही कार्य करना चाहिए, ये है इस क्वेश्चन का मतलब। किस परिपथ के बाद ही कार्य करना चाहिए? तो किसके बाद ही? शॉर्ट सर्किट के बाद ही। आप यहां तक एक बार आराम से एमीटर की, एमीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए इसके आक्रोश एक निम्न निम्न मान का प्रतिरोध लगाते हैं। निम्न मान का प्रतिरोध लगाते हैं। मतलब समांतर होता है इसका मतलब, है ना? तो थोड़ा फास्ट करो आप। लिखो, एक धारा मापी का, एक धारा मापी का आंतरिक, एक धारा मापी का आंतरिक आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए। क्वेश्चन ये होना चाहिए। ऑप्शन है आपके पास, बहुत कम भी है, बहुत ज्यादा सी है, धारा की मात्रा के बराबर डी है। यहां पे लिख लेना डी।
धारा की मात्रा से कम ई है, धारा की मात्रा से अधिक। या लगा के ऑप्शन है न्यूनतम मध्यम सी है, अनंत डी है, कोई नहीं ए है, पदार्थ की प्रकृति के अनुसार। बताइए भाई, चित्र याद है क्या आपको? चित्र याद होगा आपको, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ये यहाँ पे ये धारा आ रही थी, ये यहाँ पे क्या लगा था? प्रतिरोध। इधर किसको प्राप्त हो रही थी? लोड को। यही था भाई। धारा क्या होनी चाहिए? इधर से ज्यादा जानी चाहिए। किसकी साइड जानी चाहिए? स्रोत है तो लोड की साइड। किसकी साइड? लोड की साइड। अब इधर ज्यादा कब आएगी? जब ये क्या होगा? ज्यादा। तो आर का मान क्या होना चाहिए? अधिक। ये तो है स्रोत की बात, ये तो है स्रोत की बात। एमीटर है, ये यहां पे ये लग गया प्रतिरोध। यहां पे जितना आएगा उतना ये मापेगा भाई। तो यहां पे धारा जब ज्यादा आएगी जब प्रतिरोध का मान क्या हो? कम। तो इसका मान क्या होना चाहिए? कम से कम। इसलिए धारा क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा। और एमीटर क्या मापेगा? ज्यादा माप लेगा भाई, ज्यादा होगी तो, और कम होगी तो कम मापेगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या था अपने पास? एक धारा मापी का आंतरिक प्रतिरोध होना चाहिए। ये दिमाग में चित्र है अपने। तो हमने देखा कि इधर धारा ज्यादा आनी चाहिए। तो धारा कब आएगी ज्यादा? जब आर क्या हो? कम। तो ऑप्शन पे आओ, बहुत कम, बहुत ज्यादा। ये तो इधर कंफ्यूज करने के लिए कोई मतलब नहीं है, ये अलग सिस्टम हो गया ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए? बहुत कम। क्या होना चाहिए? बहुत कम। अगर बहुत कम ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या होगा? न्यूनतम। क्या होगा? न्यूनतम। ऑप्शन यही है और क्वेश्चन चेंज कीजिए। आप लिखो एक धारा स्रोत का प्रतिरोध होना चाहिए। एक धारा स्रोत का प्रतिरोध होना चाहिए। ऑप्शन यही है भाई, एक धारा स्रोत का प्रतिरोध होना चाहिए। बताओ क्या होगा? बी और सी। ये किसके लिए? धारा स्रोत के लिए। किसके लिए? ये याद ना भाई, धारा स्रोत के लिए। यहां से क्वेश्चन आता है ऐसे। हाँ आप पूछो। धारा के प्रभाव, विद्युत धारा के प्रभाव आप जानते हो। पहला प्रभाव कि सर आज जाके मैंने तार के हाथ लगाया और मेरे करंट आ गया, है ना। तो पहला प्रभाव क्या हो गया? विद्युत
झटके का प्रभाव, सॉरी, प्रभाव, विद्युत धारा के झटके का प्रभाव। इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं हम। यह कहा जाता है कि जब हमारे शरीर में 90 वोल्टेज तक का विद्युत सप्लाई अंदर प्रवेश करता है तो शरीर पर कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे ही इसका मान 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो हमें एक झटका महसूस होता है, उसे कहते हैं विद्युत झटका। क्या कहते हैं उसे? विद्युत झटका। इलेक्ट्रिक झटका ना, कौन? शॉर्ट है ना, इलेक्ट्रिक शॉर्ट। इसके बाद में बात होती है अपने पास वोल्टेज कितना हो गया? 90। ठीक है। इसी प्रकार धारा की बात होती है कि हमारे शरीर में जो धारा प्रवेश करेगी, जैसे 20 मिली एम्पियर, 25 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, यहां तक तो क्या रहेगा? लगभग सेफ कंडीशन में रहता है। कौन सी कंडीशन में? सेफ कंडीशन में रहता है। अगर इसका मान 1000 मिली एम्पियर या इसे क्या कह सकते हैं? 1 एम्पियर। क्या कह सकते हैं इसे? 1 एम्पियर हो जाता है तो उस स्थिति में व्यक्ति की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। निश्चित है फिर भाई, अगर इतने मान का करंट हमारे शरीर में गुजरेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? ये मृत्यु हो जाए। ये अब वहां पे निर्भर करता है, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। जो मनुष्य होता है उसकी अलग अलग कंडीशन के अनुसार उसका प्रतिरोध होता है, जैसे गीली अवस्था, शुष्क अवस्था, कान से कान का प्रतिरोध, हाथ से हाथ का प्रतिरोध। ये जो आप बोल रहे हो कि 11 केवी की लाइन है, उस पे झटका लगेगा एक, और एक पूछ रहे हो आप 230 वोल्ट है अपने पास, तो जाहिर सी बात है कि वोल्टेज ज्यादा रहेगा तो ज्यादा लगेगा, अगर वोल्टेज कम है तो कम लगेगा। परंतु ये पूछ ले विद्युत झटका किसके ऊपर निर्भर करता है, तो आप गलती मत करना, वोल्टेज के ऊपर भी होता है और धारा के ऊपर भी होता है, दोनों के मान के ऊपर ही होता है। अगर वोल्टेज ज्यादा रहेगा तब भी विद्युत झटका क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। अगर धारा ज्यादा रहेगी तब भी विद्युत झटका क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। अब यहाँ पे कंडीशन और आती है, ये पढ़ाएंगे आपको अलग से। डीसी और एसी के अनुसार भी अलग अलग होता है, वो तो पूरे इसके बारे में चर्चा हो जाएगी फिर। अगर निम्न मान की बात करें तो निम्न मान के लिए ये ज्यादा खतरनाक होती है, अगर उच्च मान की बात करें तो ये ज्यादा खतरनाक होती है डीसी, है ना भाई। तो ये वहीं पे पढ़ेंगे जब इनके बारे में पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि उससे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रतिरोध। प्रतिरोध में अलग अलग प्रकार के पढ़ाएंगे, शुष्क मनुष्य का प्रतिरोध, गीली अवस्था का प्रतिरोध, हाथ से हाथ का प्रतिरोध, कान से कान का प्रतिरोध, ये सारी चीजें आपको पढ़ाएंगे और फिर इसके अनुसार आपको बताएंगे कि कब कौन सा मान होगा। ये देख रहे हैं, अभी ये चीज याद रखो, विद्युत धारा का प्रभाव, तो ये प्रभाव है ना भाई, विद्युत धारा का प्रभाव एक। दूसरा प्रभाव बात करें हम चुंबकीय, बता रहा हूं, चुंबकीय प्रभाव, जो आप इसका पार्ट ही होता है एक चुंबकीय प्रभाव का। एक मिनट इनको देख लीजिए पूरा, फिर बता रहे हैं आपका जो डाउट है। अभी रखो भाई, 2 मिनट की बात है मात्र ना। तीसरा रासायनिक प्रभाव, ये भी आप पढ़ोगे अलग से ही। चौथा है उष्मीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव। पांचवा है आयनीकरण का प्रभाव, ये भी आप पढ़ोगे कहां पे? लैंप में। ये कहां पढ़ोगे? हीटर में। ये कहां पढ़ोगे? सेल बैटरी में। ये खुद पार्ट होता है, ये आप आगे पढ़ोगे थोड़ा, है ना।
फिर इसके बाद में क्या होता है, एक्स रे ना, किरणें, जिसे कौन सा प्रभाव बोलते हैं, किरणीय प्रभाव। कौन सा प्रभाव, किरणीय प्रभाव। तो ये एक बार छाप लीजिए आप, विद्युत धारा के प्रभाव ये होते हैं। अब पॉइंट डालो आप, नया पॉइंट है ना, हाँ, विभव प्रवणता। इसका आपने पढ़ रखा है थोड़ी सी डिटेल में कि ये एक सदिश राशि होती है, यही पढ़ा अब तक। ये एक सदिश राशि होती है आवानी भाई। अब ये एक सदिश राशि होती है। ढंग से देखना भाई, कौन सी राशि होती है, ये सदिश राशि होती है। याद रखना, ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता के विपरीत होती है। यह होता है ना, विभव तीव्रता के विपरीत होता है। अब देखो कैसे होता है, यह है विभव प्रवणता। मैं लिख सकता हूं 1/, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, लिख सकते हैं ऐसे, या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे, माइनस विद्युत क्षेत्र ऐसे लिख सकते हैं भाई। कोई दिक्कत यहां तक? आगे देखते हैं। और आगे हम बात करें तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता को लिख देते हैं हम, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। क्या पढ़ते थे आप, इकाई लंबाई में जो विभवांतर होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद है कि थोड़ा बहुत? तो ये होता है अपने पास डी वी डी एल, यही होता है ना भाई, पढ़ रखा आपने। अब आपको विभव प्रवणता बनानी है तो क्या कहोगे आप, माइनस डी वी बटे डी एल कह सकते हो भाई। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर पहले पढ़ रखा है थोड़ा बहुत। अब देखो यहां पे आती है बात मात्रक की। किसकी बात आती है, मात्रक की बात। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति, सॉरी, वोल्ट प्रति मीटर। या एक और याद रखना आज आप, जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का भी है, और किसी भैया ने पूछा भी था, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है भाई, न्यूटन प्रति कूलाम। अब एक और चीज और तोड़ो इसको, गहराई में चलना अपने को, कुल मिला के क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। यहां तक समझ में आया?
ये एक कौन सी राशि है? सदिश। ये विद्युत क्षेत्र की क्या होती है? विपरीत। विभव प्रवणता क्या हो जाएगा? 1/, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या माइनस लिख सकते हो आप, विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी dV/dl, इसको लिखेंगे तो माइनस का आ जाएगा भाई। मात्रा की बात करेंगे तो वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम, तो आगे आएगा ये निम्न से उच्च की ओर होता है। अब ये कहोगे कि ये रटने की जरूरत है में, और मैं कहूंगा कि रटने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों नहीं है? क्योंकि आप अगर ढंग से पढ़ रखे हो, ढंग से क्लास ले रखे हो, यहाँ से जाने के बाद में अगर यूट्यूब पे वीडियो देख रखे हो आप, तो आपको दिक्कत होगी नहीं। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आप ये पढ़ रखे हो कि ये उच्च से निम्न की ओर होती है, जबकि आप विद्युत प्रवणता के बारे में, विभव प्रवणता के बारे में ये पढ़ रहे हो कि ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता के उल्टा होता है, वो उच्च से निम्न की ओर। तो ये निम्न से उच्च की ओर होगा कि नहीं होगा भाई? रटा थोड़ी आपने, तो तरीके से कीजिए। अब देखो यहां पे समझ ले, और थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है ना अब तक? हाँ जी। इसमें अगर बात करें हम, इसमें अगर मैं बात करूं विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यहां पे क्या है? उच्च। यहां पे क्या है? निम्न है। मैं आपसे पूछूं कि विभव क्षेत्र तीव्रता क्या होगी भाई, तो आप एरो किधर से किधर लगाओगे? उच्च से निम्न की ओर, यूं ऐसे होगी कि नहीं होगी भाई? होगी ना भाई? इसी चित्र में आपसे मैं कहूं कि आपको बताना है क्या? विभव प्रवणता। ये विभव प्रवणता, इसके बारे में अगर आपसे पूछे, यहां पे उच्च है तो यहां पे क्या होगा भाई? निम्न होगा कि नहीं होगा? निम्न। किस साइड लगाओगे एरो? निम्न से उच्च की ओर। किधर से? निम्न से उच्च की ओर। यूं आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? नहीं आया समझ में? वापिस देखो, कोई बात नहीं है, हम पैसे ले रहे हैं तो हमारा क्या समझाने का। किसके बारे में पढ़ रहे हो? विभव प्रवणता के बारे में। कौन सी राशि होती है? विद्युत क्षेत्र के क्या होती है? विपरीत। तो सूत्र ये बन जाएगा अपने पास। मात्रक क्या होगा? वोल्ट प्रति मीटर। दूसरा मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। कौन सा? न्यूटन प्रति कूलाम। ये किधर से किधर होगा? निम्न से उच्च की ओर। जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? उच्च से निम्न की ओर। आप बिल्कुल तरीके से छाप लीजिए, पूरा दिखाई दे रहा है भैया ना? हाँ जी, नाम सुन रखा होगा आपने, समविभव पृष्ठ। पॉइंट डालो, समविभव हाँ जी। इसके बारे में अगर देखा जाए, वह पृष्ठ जिसमें सभी बिंदुओं पर विभव का मान क्या हो? सम। क्योंकि सम का मतलब होता है समान। क्या होता है? समान। विभव का मतलब विभव, तो क्या होगा? समान विभव।
पृष्ठ का मतलब पृष्ठ या क्षेत्र बोल सकते हो आप, है ना। तो समान विभव वाला क्षेत्र या बिंदु कह सकते हो आप। तो ये है, जैसे मान लो इसकी अगर बात करें, मान लो यहां पे आवेश हो कोई प्लस, या कोई विभव है, अरे सभी जगह समान है कि नहीं है। तो इसके बारे में छोटा सा देखते हैं। पहले वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान होता है। आया समझ में। वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर, इसको नाम दे दो ए बी सी, कैसा भी नाम दे सकते हैं। बिंदु ए पे भी प्लस है, ये मान लो बिंदु ओ है, इस पे भी क्या है, प्लस है, सभी पे समान है। तो ऐसे पृष्ठ को क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ। अब देखो आप पढ़ रखे हो पहले समान विभव होता है तब क्या होता है भाई, समान विभव होगा। यहां पे प्लस का विभव है, माइनस जो सूत्र में होता है, फिर यहां पे प्लस। अगर प्लस में से प्लस एक मान ले, एक में से एक गया तो क्या बचेगा, जीरो। कौन, वी ए बी, ये कौन होता है भाई, विभांतर। कौन होता है ये, विभांतर क्या होगा, जीरो, शून्य होगा कि नहीं होगा। अरे जब विभांतर शून्य होता है तो धारा चलेगी कि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पढ़ा रखा ना मैंने, कल आपको पढ़ाया था। विभांतर वी ए बी क्या होगा, वी ए का माइनस वी बी का अंतर। ये ऐसे ही समझ लीजिए, इसे भी वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी, ये सेम है। तो कितना आएगा, जीरो। विभांतर कितना आया, शून्य। क्या आया भाई, शून्य। जब विभांतर शून्य होता है तो क्वेश्चन पहला, विद्युत धारा क्या होगी भाई, शून्य। विद्युत धारा क्या होगी, शून्य। आवेश की बात करो, आवेश भी क्या होगा, शून्य। क्या होगा, शून्य। अगर मैं बात करूं विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा, शून्य। क्या होगा, शून्य। अगर विद्युत फ्लक्स की बात करूं तो वो भी क्या होगा, शून्य। क्या होगा, शून्य। विद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य। क्वेश्चन पूछे, ये कोई नई चीज है, 2018 में भी क्वेश्चन आ रखे हैं इसके। क्वेश्चन पूछे समविभव पृष्ठ किसे कहेंगे, वह क्षेत्र जो सभी बिंदुओं पर विभव क्या हो, समान। विभव के बारे में आप पढ़ रखे हो, जब विभव समान होता है तो विभांतर क्या आता है, शून्य। फिर आपको पता है जब विभांतर शून्य होता है तो धारा का मान क्या होता है, जीरो। आवेश क्या होगा, जीरो। विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, शून्य। विद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य। हो गया ना भाई। तो ये चीज आप आराम से नोट कीजिए। इधर लिख लो विभव स्तर बोल सकते हो आप। यहां वो तो बताया था मैंने, यहां पे प्लस है तो यहां पे प्लस, तो ये स्तर बोल सकते हैं। नियत बोल दो भाई, कांस्टेंट बोल दो। अब वो तो ऑप्शन के ऊपर नाम आ सकता है, आप स्तर याद रखो, नियत याद रखो, कांस्टेंट याद रखो।
अरे यहां से एक क्वेश्चन तो आपको पहले पूछ लिया जाता था कि खोखले गोले में विद्युत धारा का मान होता है, क्या होगा भाई बताओ? खोखले गोले में विद्युत धारा का मान क्या होगा? 0। हाँ जी, इसके बारे में देखें। ये सम विभव पृष्ठ की भांति होता है या कार्य करता है। उसमें क्या देखा था आपने? उसमें क्या देखा था? विभव, क्या देखा था भाई? विभव स्तर नियत या कांस्टेंट। जब ये मान लो यहां पे विभव ए का विभव है 5 वोल्ट, V का विभव है 5 वोल्ट, तब जाके आप समान कहोगे इसे, तभी कहोगे। इस कंडीशन में VAB देखते हैं तो वो क्या आता है? 0। क्या आता है वो? 0 आता है। क्या आता है भाई? 0 आता है। कौन? विभवांतर। कौन 0 आता है? विभवांतर। जब विभवांतर 0 आता है तो आवेश क्या होगा? 0। आवेश क्या होगा? 0। विद्युत क्षेत्र क्या होगा? विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा? 0। 0 छाप लीजिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन। हाँ जी, विद्युत ध्रुव, सॉरी विद्युत है यहाँ पे ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन। ये देखो क्या होता है, इसमें बहुत गजब की लाइन आने वाली है अपने पास। पहले तो परिभाषा की बात करें। असमान ध्रुवों के, कोई असमान ध्रुव है, उनके समान आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसे क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव। यानी असमान ध्रुवीयता वाले दो समान आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं भाई? विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन। इसको समझिए भाई। एक ध्रुव कौन सा ले लें? प्लस। एक कौन सा ले लें? माइनस। आवेश क्या होना चाहिए? समान। क्या होने चाहिए? आवेश समान। ये कोई बिंदु अपने पास A और ये कोई बिंदु है B। यहां पे आवेश का मान है क्यों? जो किसका रहेगा? प्लस का। ये यहां पे आवेश है, उसका मान भी क्या है? क्यों? जो किसका रहेगा? माइनस का। यहां पे कोई बिंदु अपने पास क्यों मान लो, और बिंदु मान सकते हो आप। इस क्यों से इसको A मान लू मैं, इसको
बी मान लू मैं, इस क्यू से इस ए के बीच की जो दूरी होती है वो होती है ए। कितनी होती है? ए। और इस ओ से इस बी के बीच में जो दूरी होती है वो भी क्या होती है? ए। कौन सी होती है? ए। अगर मैं बात करूं ए से बी की टोटल दूरी की तो क्या होगी भाई? ए और ए जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2a होगा कि नहीं होगा भाई? 2a। अब यहां पे देखो असमान ध्रुव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, समझ में आ गया? ये असमान ध्रुवता वाले दो समान आवेश, ये भी क्यों है, ये भी क्यों है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, बात यही है ना भाई? ये भी क्यों है, ये भी क्यों, पर असमान ध्रुवता है। उनके बीच में जो बल कार्य करेगा, कौन? एफ। बल कौन कार्य करेगा? एफ। तो वह क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन। क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन। तो हम कह सकते हैं, देखो इसके बारे में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन बराबर क्या कह सकते हो आप? आवेश गुणा आवेशों के बीच की दूरी। या आवेश थे, आवेशों के बीच की दूरी कौन है? 2a। उनके बीच में जो बल कार्य करेगा उसे क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव। क्या कहेंगे उसे? विद्युत द्विध्रुव। यहां तक छापो। फिर आता है इसका मात्रक। पहली बात तो मैं बता दूं, कौन सी राशि होती है ये? सदिश। वहां पे देख रखा, आपको पता हो तो, उदाहरण में सदिश राशि कौन सी होती है? सदिश राशि। मात्रक क्या होता है, इससे अभी आपको पता लग जाएगा क्या होता है मात्रक, है ना? एक दो मात्रक बताएंगे आपको। जो एक तो आपको दिखाई दे रहा है सामने ही, कूलाम मीटर स्क्वायर नहीं आएगा भाई, क्षेत्रफल में आता है स्क्वायर, लंबाई में कोई स्क्वायर नहीं आता है। हाँ जी, बात होती है मात्रक की। यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर इसको मैं लिखूं तो क्या लिखोगे? आवेश की जगह कौन है? क्यों? आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? देखो टोटल क्यों आवेश प्लस का क्यों आवेश कितनी है? 2a। पढ़ा ना आपने? 2a जो आपने पहले पढ़ रखा है वही लिखा है भाई। आवेश का मात्र क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम। तो क्या हो जाएगा मात्रक? कूलाम गुणा लंबाई का क्या होता है? मीटर। तो मात्र क्या हो गया? कूलाम मीटर। क्या हो गया? कूलाम मीटर। या लगा के देखो, पढ़ा रखा है क्यों आई 2, तो एम्पियर सेकंड। क्या होगा? एम्पियर सेकंड। तो हम कह सकते हैं एम्पियर सेकंड गुणा मीटर। कह सकते हो नहीं कह सकते हो भाई? अब यहां पे और ज्यादा छेड़छाड़ी करेगा ये, तो ये इसको चेंज कर लेना। कैसे? ESU CGS में जाएगा तो स्टेट कूलाम फ्रैंकलिन फेराडे हो सकता है ना भाई? ये यहां पे चेंज करेगा, तो अगर कूलाम का चेंज करोगे तो आपको पास आ जाएगा ये। अगर मीटर का चेंज, लंबाई का चेंज करोगे तो यहां पे लिखा हुआ हो सकता है कूलाम गुणा सेंटीमीटर भी हो सकता है, कूलाम
गुणा क्या हो सकता है, मी भी हो सकता है अपने पास, है ना। ये अगर पूछ ले तो वो बता रहा हूं भाई, मैं कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे गुरुजी ने तो यही बताया, मीटर में बताया। तो चाहे कुलाम के छोटे मात्रक ले लेना आप, चाहे मीटर के छोटे मात्रक ले लेना, लंबाई के छोटे मात्रक ले लेना, उससे भी निकल के आ जाएगा। नीचे वाली लाइन को जल्दी छापो आप।